इग्नू MHI-10 भारत में नवीकरण चैप्टर 18। आज हम चैप्टर 18 देखते हैं। प्रियनगर के पतन के पश्चात उसके अवशेषों पर क्षेत्रीय नगरों का उदय हुआ। इन क्षेत्रीय राज्यों के केंद्र विख्यात नगरीय केंद्रों के रूप में विकसित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उसके अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह कर दिया। ये राज्य थे बंगाल, दक्कन में बहमनी, खानदेश, मालवा, गुजरात, जौनपुर और विजयनगर राज्य। ये सभी राज्य अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल थे। इन राज्यों के स्थानीय सरदारों तथा अधीनस्थ राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये सभी अपने राज्य को मजबूत करने में लगे। कई सुल्तानों ने अपनी राजधानी को पहले के बसावट स्थल पर स्थापित किया, परंतु योजना और वास्तुकला में पूर्ण परिवर्तन कर दिया और उनकी विशेषताएं स्थानीय प्रथाओं से संबंधित थी। फिर भी सल्तनत विचारों को भी छाप थी। इसमें ईरानी जगत के भी तत्व थे। फिर भी 12वीं-13वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में सिंचाई, कृषि और भूमि प्रबंध की अनेक नई रीतियां शुरू हुई। ये क्षेत्रीय सल्तनत सूफी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। इन नगरीय केंद्रों ने स्थानीय भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया और फलस्वरूप स्थानीय भाषाओं का खूब विकास हुआ। जौनपुर 1359 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के सैनिक अभियान की आधारशिला के रूप में जौनपुर को स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होते हुए ही सरकी यहाँ के शासक बन गए। आगे चलकर सिकंदर लोदी ने इस नगर को लूटकर बर्बाद कर दिया। मुगलों ने इनका पुनर्निर्माण किया। वास्तुकला और योजना। भारत में जौनपुर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हिंदू और जैन कला स्थानीय परंपरा के साथ मिश्रित हो गई थी। जौनपुर के शासकों ने शिल्पकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया। सुल्तान इब्राहिम सरकी ने 40 स्तंभों वाला एक महल बनवाया। सुल्तानों ने कई भवनों और मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है। सरकी वास्तुकला का आकर्षक विशेषताएं इसके द्वार मंडप और खांचे वाली मेहराबें हैं। जौनपुर में शिक्षा, संगीत और चित्रकला का भी विकास हुआ। गौड़ और पांडुआ। 14वीं शताब्दी के बंगाल कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम कई टकसाल नगर बने और यहाँ सूफियों द्वारा खानखाहों, दरगाहों और मदरसों की स्थापना हुई। बंगाल सल्तनत नगर गौड़ लखनौती में पाल राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में गौड़ सुल्तानों के दास बख्तियार खिलजी ने इसको 1205 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। आगे चलकर 1352 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास ने अपने को लखनौती का सुल्तान घोषित कर दिया। इसी समय अलाउद्दीन अली शाह ने गौड़ से अपनी राजधानी पांडुआ स्थानांतरित कर दी। गौड़ 1353 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने पांडुआ को लूट लिया। 1437 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने गौड़ को पुनः अपनी राजधानी बनाया। शेर शाह सूरी, जो 1486 से लेकर 1545 तक इनकी जीवन थी, ने इस स्थानांतरित नगर को बुरी तरह से लूटपाट की। योजना और वास्तुकला। सल्तनत काल बंगाल में हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता था, इसलिए गौड़ नगर मिट्टी की ऊंची प्राचीर से घिरा हुआ था। नगर के पश्चिम में गंगा नदी से इस दिशा में यह नगर सुरक्षित रहता था।
पूरब की ओर दोहरा तटबंध और खंदक था। गंगा में आने जाने के लिए अनेक नौकाएं चलती थी और नगर में एक प्रसिद्ध पतन था। इस्लामी नगर के समान गौड़ नगर में अनेक मस्जिदें, मदरसे थे। किलेबंद महल नगर के दक्षिण छोर के निकट नदी तटबंध के पास था। गौड़ में सबसे बड़ी अभी मौजूद मस्जिद में बड़ा सोना मस्जिद है। नगर के दुर्गों और द्वारों सहित सभी स्थापत्यों में स्थानीय ईंटों का प्रयोग किया गया है। बंगाल की क्षेत्रीय सल्तनत के दौरान वास्तुकला में स्थानीय विशेषता की सशक्त तत्व दिखाई पड़ते हैं। गौड़ आरंभ से ही व्यापार वाणिज्यिक कार्यकलाप का महत्वपूर्ण केंद्र था। जियाउद्दीन बर्नी लखनौती के बाजार को एक मील लंबा बताता है। यहाँ प्रत्येक दिशा में व्यापारियों और विभिन्न सजातीय समुदायों की भीड़ लगी रहती थी। हेरात, चीन आदि से व्यापारी यहाँ आते थे। गौड़ और पांडुआ सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में बन गया। वैष्णव विचारधारा का यहाँ खूब प्रचार हुआ, जो चैतन्य पर था। सुल्तान जलालुद्दीन ने पांडुआ में अपनी प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख नूर कुतुब ए आलम को संरक्षण प्रदान किया। कालपी 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का एक छोटा सा गांव था, जिसे 1393 में आजम हुमायूं ने योजनाबद्ध नगर के रूप में विकसित किया। इसे ऊंची दीवारों से घेर दिया और यहाँ विशाल किले का निर्माण किया। उसके पुत्र मलिक जादा महमूद के काल में 1390 यह नगर मुख्यालय बन गया। उसने अपने नगर में विद्वानों, शिल्पकारों और सूफियों का स्वागत किया। शीघ्र ही कालपी नगर एक महानगर बन गया, जो इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। शीघ्र ही महमूद ने कालपी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और इसे राजधानी नगर कहा। इसने कालपी साम्राज्य को चारों ओर से विस्तार किया। आगे चलकर बहलोल लोदी ने इसे लोदी सल्तनत में शामिल कर लिया और अपने पौत्र हुमायूं लोदी को शासक बना दिया। महमूद के अंतिम समय में कालपी में अनेक उद्योगों की स्थापना हो गई, जैसे वस्त्र उद्योग, नौगा और जलपोत उद्योग आदि। महमूद सूफी संतों का आदर करता था और कई सूफी संत जैसे हुमाम अहमद थानेश्वरी दिल्ली छोड़कर कालपी में रहने लगे। कालपी के कारण इसके आसपास कई नगरों का विकास हुआ। खंदोस ऐसा ही विशाल किले वाला नगर था। मदिरा उद्योग के कारण इस क्षेत्र में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। महोबा और शाहपुर भी व्यापार और शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा। मांडू मालवा की राजधानी थी, जिसे परमारो ने बसाया था। होशंग शाह गौरी ने इसका साजियाबाद रखा। 1531 से 1560 तक मांडू ने स्वाधीन राज्य बने रहने के लिए संघर्ष किया। इसका अंतिम शासक बाज बहादुर था। इस स्थिति में मांडू ने न केवल इस क्षेत्र में नियंत्रण के लिए अपितु उत्तर भारत से दक्कन तक प्रमुख मार्गों का नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र और सैन्य केंद्र बना। योजना और वास्तुकला। मांडू नगर पहाड़ी पर स्थित है। किलेबंद पहाड़ी की एक रक्षात्मक दीवार है, जिसमें दर्जनों द्वार है। पठारी क्षेत्र होने के कारण झीलों के अलावा जल संग्रह के कई साधन थे। इस पर्वत शिखर की प्रमुख धुरी उत्तर दक्षिण है, जो सबसे बड़ी झील से होकर गुजरती है, और मांडू के अधिकांश स्मारकीय स्थापत्य इसी स्थान पर अव्यवस्थित हैं। यहाँ गौरी और खलजी राजवंशों के हिंदोला महल, होशंगाबाद का मकबरा, जामी मस्जिद आदि प्रसिद्ध है। होशंगाबाद अनेक विद्वानों, उलेमाओं और सूफियों को प्रदान दिया और मांडू में मदरसों की स्थापना की गई। इस नगर में कई सूफी संतों का निवास था। मालवा में शासकों के संरक्षण में संस्कृति और हिंदी पर्याप्त उन्नति हुई। बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती ने स्वयं हिंदी की कविता लिखकर हिंदी के विकास को बढ़ावा दिया। मालवा के शासकों ने चित्रकला का भी बढ़ावा दिया। अहमदाबाद
गुजरात के सूबेदार जफर खान ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली के तुगलकों के विरुद्ध अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, गुजरात सुल्तान की और गुजरात सल्तनत की स्थापना की। नसरुद्दीन अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद की स्थापना साबरमती के तट पर की। यहाँ पाटन को हटाकर गुजरात सल्तनत की राजधानी बन गया। यह अपने पतन शहर कैम्बे भरूच के निकट था। यहाँ से दक्षिण और मध्य गुजरात पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था। आगे चलकर महमूद बेगड़ा ने राजधानी चंपानेर स्थानांतरित कर दी और 1487 ईस्वी में एक विस्तृत दीवार का निर्माण करवाया। 1484 ईस्वी में निर्माण परियोजनाएं चलाई गई। 1572 ईस्वी में अहमदाबाद मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। योजना और वास्तुकला। नगर के केंद्र में 1424 में एक सामुदायिक जामी मस्जिद और अहमद शाह मस्जिद 1414 थी। पूरे नगर में अनेक छोटी छोटी मस्जिदें और प्रसिद्ध अमीरों के और धार्मिक पुरुषों के मकबरे फैले हुए थे। जामी मस्जिद में 15 गुंबद, 260 स्तंभ हैं, 2 डोलायमान मीनारें थी। जामी मस्जिद के पूर्वी द्वार पर अहमद शाह ने अपनी रौजा या मकबरा बनाया, जिसे हजीरा कहा गया। चंपानेर की नई राजधानी के भवन इस शिल्पकला का उदाहरण है। अहमद शाह की जामी मस्जिद में पहली बार जाली शैली का प्रयोग किया गया। अहमद शाह की जामी मस्जिद में पहली बार जाली शैली का प्रयोग किया गया। झूलती हुई छतदार बालकनी गुजरात वास्तुकला की एक नई विशेषता है। अहमदाबाद में अनेक तालाब और सीढ़ीदार कुएं थे। अहमदाबाद गुजरात की प्रसिद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक राजधानी थी। गुजरात सल्तनत में अनेक संतों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ हिंदू मुस्लिम में एकता थी और होली दीपावली मनाते थे। महमूद बेगड़ा के शासनकाल में खानकाह में उच्च साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अध्ययनों के लिए छात्र देश के विभिन्न भागों से आते थे। गुलबर्गा और बिदर। गुलबर्गा और बिदर। गुलबर्गा बहमनियों की पहली राजधानी थी। गुलबर्गा का किला और किले के अंदर इसकी जामा मस्जिद नगर की वास्तुकला की प्रभावशाली स्मारक है। इसमें सल्तनत और ईरानी कला दोनों का सम्मिश्रण है। गुलबर्गा का विकास एक सूफी केंद्र के रूप में हुआ। चिश्ती संत हजरत गेसू यहाँ के प्रसिद्ध सूफी संत थे। बिदर। बिदर लगभग 1424 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर एक नई राजधानी बनाई, जो उत्तर पठार के किनारे पर अव्यवस्थित है। 1512 ईस्वी में बहमनी राज गोलकुंडा में स्थानांतरित कर दी गई। अंततः 1619 में बिदर को बीजापुर में शामिल कर लिया गया। मुगलों के अधीन भी यह प्रांतीय राजधानी बनी रही। योजना और वास्तुकला। बहमनी नगर में सड़कों का लंबा कोणीय ग्रिड था। दीवारों में अनेक द्वार बने थे, इसलिए नगर विभिन्न दिशाओं में विभिन्न मार्गों से जुड़ा था। किलेबंद नगर में सुंदर आम भवन स्थित थे, जैसे महमूद गवा का मदरसा और चौबारा आदि। यहाँ सूफी मकबरों और छोटी छोटी मस्जिदें भी थी। किलेबंद नगर के उत्तरी छोर पर दुर्ग था और 3 खंडकें थी, जिससे पूर्व सुरक्षा मिलती थी। पानी के संग्रहण, भंडारण और वितरण की पर्याप्त व्यवस्था थी। सभी शाही भवन के दक्षिण की ओर समूह में थे। दुर्ग के अंदर अनेक दरबार आम आवासीय भवन थे और प्रसिद्ध 16 खंबा मस्जिद थी। बिदर एक सुनियोजित नगर था और 2 जोनों में विभाजित था। बिदर में बाहरी दीवारों के लिए बहुरंगी ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किया गया था। इस शैली को विजयनगर, गोलकुंडा और बीजापुर में ने भी अपनाया। गवा के वजीर होने पर दक्षिणी राजनीति में ईरानी तत्वों की प्रधानता आ गई। क्षेत्रीय राजधानी नगरों की प्रकृति। अधिकांश मामलों में सल्तनत कालीन राजधानियों की स्थान पर पूर्ववर्ती इस्लामी नगरों के होने की बात कही जाती है। ये सभी नगर सैन्य और व्यापारिक मार्गों पर अव्यवस्थित थे। पहले का कोई भी शहर सल्तनत कालीन राजधानियों के आकार के बराबर नहीं था। अनेक बसावटें जैसे चंदेरी, धार और इंदौर आदि वाणिज्यिक केंद्र बन गए और इन्हें किलेबंदी की आवश्यकता नहीं थी।
गौड़ को छोड़कर खलजी शासन के बाद पूर्व नगरों पर मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई। इन नगरों की मुगल काल में खूब उन्नति हुई। 15वीं 16वीं शताब्दी में तोपखानों में तीव्र सुधार के कारण सल्तनत कालीन नगरों को सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाना पड़ा। सड़कों और किलेबंदी का विस्तार किया गया। दुर्ग सदैव किलेबंदी की दीवार से लगा होता था। इन नगरों में तेजी से कुल वास्तुकारों और प्रतिभा संपन्न लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मुगल कालीन नगरों में वास्तुकला और साहित्य का खूब विकास हुआ, जो पहले की अपेक्षा भिन्न थी।